आई वॉज इन स्कूल, तो मैं बहुत कम गो थी कि मेरी प्रिंसिपल ने ना मेरी मदर को कॉल कर लिया। मेरी मदर परेशान हो गई, पता नहीं क्या कोई शिकायत आ गई है कुछ इस तरह। तो उन्होंने कहा आपकी बच्ची ना बात नहीं करती, बहुत खामोश रहती, क्या वजह है? कोई घर में कोई मसला है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में ना ये पसंद नहीं करते कि बच्चियाँ बाहर घरों से जाएँ या बाहर स्ट्रीट फेलोज़ में ये है, तो इस वजह से इस तरह है। तो मतलब आप ये देखें कितनी माइनर सी बात थी कि एक बच्ची खामोश रह रही है क्लास में, तो उन्होंने उसके ऊपर मेरे पेरेंट को कॉल कर लिया। तो ये चीज़ देखी जाती थी, अब नहीं इतना है। अच्छा, बच्चा स्कूल्स की ज़रा आपने अपने एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा सा आपको से रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलेट करें कि वो लोग आपकी चाल ढाल, आपकी बातचीत, आपकी हत्ता के कपड़े पहनने का स्टाइल, इन चीज़ों पर वो तवज्जो देते हैं। ज़रा आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि हम उसकी रोशनी में अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को कैसे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। कहने को तो वो मिशनरी स्कूल थे और उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें करवाई जो हमारा दीन कहता है, जिस तरह हमें करना चाहिए, जिस तरह उठना, बीइंग अ गर्ल मुझे उठना बैठना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी है, छोटे से कैसे पेश आना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, खुद को 70 किस तरह अपनी मेंटेन करनी है, ये सब चीज़ों को उन्होंने हाइजीन मुझे पता है, याद है मुझे, मतलब बहुत चीज़ें ना। वो हम सुबह असेंबली में खड़े होते थे, हमें सूंघते भी थे, और जिसे डिओड्रेंट की या पाउडर की स्मेल नहीं, वो तेज फ्रेग्रेंसेस मना करते हैं, कहते हैं कि ये जो है लग्जरी है, ये नहीं हम आपको कह रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप सोसाइटी में जाएं तो प्लेजेंट हो आप, बस आपने किसी को नीचा नहीं दिखाना, तो आपने एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस नहीं लगानी, तो हमें कहते हैं पाउडर लगाएं या कोई भी हल्का डिओड्रेंट लगा लें। और जिससे जब आप यूनिफॉर्म खरीदने जाते थे तो स्लिप खरीदना लाजिम होता था। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इस पर हम पे सख्ती होती थी, हमारी बाकायदा चेकिंग होती थी, और दे मेक श्योर कि वाइट यूनिफॉर्म के साथ बराबर कमीज की जो है वो स्लिप हो, शॉर्ट स्लिप्स ना पहनी हो कि जो नज़र आ जाए। तो ये बड़ी चीज़ों के ऊपर होता है। फिर हमें होता था कि वो कहते थे कि जी आपने स्कूल का ऑफ टाइम हो रहा है, अब आप 7th ग्रेड में बच्चियाँ आ गई हैं, तो आपने दुपट्टा लिए बगैर नहीं पूरा बाहर जाना। हालांकि हमारे ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हमारी एक तकरीबन 5 इंच की स्लैश होती थी जो हम लेते होते थे, तो पर वो बाहर निकलने से पहले दे मेक श्योर कि वाइट दुपट्टे हमने पूरी तरह से खुद को, चेस्ट को पूरी तरह कवर करके निकले, कि वो ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो रिस्पांसिबिलिटी तो फिर टीचर पे आ रही है ना। तो टीचर्स ट्रेनिंग मेरा ख्याल है इज़ द की, क्योंकि टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू ट्रांसफर दिस ऑल गुड थिंग्स to the student. One more important thing जो टीचर्स अभी रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके केस में उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया कि क्यों बात नहीं करते। कई दफ़ा हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है इमोशनली सबसे पहले, और टीचर्स नोट करते हैं कि ये ज़्यादा बोल रहा है या ये कम बोल रहा है, उसकी वजह क्या है। और आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे वो इलाके जहाँ बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान गैप ज़्यादा है, फ्रेंडशिप नहीं है। और आप अगर हमारी मोस्टली अखबारें उठाएं, चीज़ें देखें, तो बच्चों के साथ सेक्सुअली बहुत हरासमेंट हो रहा है और बच्चों को नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। वी नीड टू ट्रेन आवर टीचर्स टू फाइंड आउट सच केसेस इन स्कूल्स एंड डिस्कस विद द मदर्स। वी शुड अरेंज मदर करना पड़ेगा। यस, वजह ये कि टीचर ने तो बच्चे की परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड क्लास में देख के तो उसने डिटेक्ट करना है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और ये आप मदर मीटिंग्स करिए, हमारे स्कूल में बाकायदा होती हैं जहाँ पर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और हम वो तमाम चीज़ें कोशिश करते हैं कि उनके साथ डिस्कस करें जो थ्रू आउट द ईयर सिलेबस के हवाले से और अदर देन सिलेबस हम बात कर सकते हैं। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस थ्रू आउट द पाकिस्तान, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों के बारे में ओपनली बात करें ताकि ये चीज़ें कम हों हमारे माशरे से। सिस्टर वफाज़ा, एक मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू ऑल रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स, तर्जुमा कुरान पढ़ा देना, उसमें जो हमारा लोअर मिडिल क्लास या उससे भी जो निचला मजदूर तबका है वो इन लग्जरीज़ को क्यों हाथ लगाएगा। उनका पहला प्रॉब्लम है कि उनका 10-12 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो उसको चाहिए कि माँ के साथ या बाप के साथ मजदूरी करें। जी, तो हम इसको कैसे केटर करेंगे? हमारा तो बच्चा इसीलिए स्कूल में आने को तैयार ही नहीं है ना। मैं पहली चीज़ पॉइंट आउट करूँगी कि एक तो गोरे के अंडर रहने के बाद ना हमारे यहाँ जॉब करने का सिस्टम डेवलप हुआ। हमारे दीन में जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, हम तिजारत में बिलीव करते हैं। तो अगर आप देखें तो उस चीज़ के ऊपर अगर आएँ तो तिजारत कब सिखाएंगे हम? बिजनेस वेंचर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली।
अब पूरी दुनिया के अंदर आप देखें स्कूल्स में, हम दूर नहीं जाएं, इंडिया चले जाएं तो हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करवाई जा रही है। अच्छा। बच्चों को पर मंथ 2000 रुपीज़ दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारे पास इतना टाइम पीरियड है, चाहे अपने क्लास का ग्रुप बनाओ, कोई नई चीज़ बनाओ और उसको इतने टाइम के बाद दिखाओ कि उसमें से क्या प्रॉफिट लेते हैं। यानी 2000 के ऊपर 1000 प्रॉफिट ले आओ या 500 प्रॉफिट ले आओ, ये कुछ भी कुछ ला के एग्जैक्टली। तो बच्चे वहाँ ग्रुप्स बनाते हैं आपस में। अब लेट्स से कि 4 हो गए तो वो 2 की जगह 8000 हो गए। अब 8000 में इन्वेस्टमेंट करके उसमें से निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को तैयार करने के लिए आपको अपने छोटे बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। अब ये जो आप बात करिए, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है उसके घर में खाना नहीं है, बुनियादी ज़रूरत नहीं है, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर वो अर्न करना सीख सके। नहीं तो इसको तालीम के साथ कैसे इंटीग्रेट करें? क्वेश्चन तो ये तो नहीं है ना कि वो पहले तो 2 बजे स्कूल से पढ़ के आए और उसके बाद अब्बा या अम्मा उसको जो है ना वो साइकिल की दुकान पे लगा लें। आप उसकी तालीम के बीच में ही इंटीग्रेशन डालें कि वो वहीं पे सीख ले कि अगर लेट्स से कि छोटे पैमाने पे, छोटा इस एज में क्या काम कर सकता है जिससे वो अर्न कर सके, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो, वो चीज़ सिखाएं और उसको प्रैक्टिकल उसका प्लेटफॉर्म दे दें। स्कूल में आप उसको जगह दें कि चले आज ये बच्चा जो है ना आज ये चीज़ सेल करेगा, तो पेरेंट्स आए खरीदें, बाहर के लोग खरीदें। नहीं, इसके लिए आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में ये आ रहा है, जिन ममालिक ने, हमें पता है कि चाइना ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज हुए थे, इन लोगों ने अपनी तालीम के साथ अपने ज़िम्मेदारों को इंटीग्रेट किया था। वो अपनी छुट्टियाँ ज़मीनों के मुताबिक या फैक्ट्री में जो है काम के जो पीक आवर्स होते थे उसके मुताबिक करते थे, बल्कि वो क्या करते थे कि वो फैक्ट्रियों से बाकायदा वो चीज़ें लेके आते थे। आपको याद होगा, हमने बचपन में सुना हुआ है कि वो एक्स्ट्रा आमदनी के लिए या तो अखबार बेचे जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, या फिर लिफाफे बनाए जाते थे, तो या फिर वो पता है वो दवाइयों की जो पैकिंग होती है, तो वो लोग इनको प्रोजेक्ट ला देते थे। उसका फैक्ट्री ऑनर्स को ये फ़ायदा होता था कि उनको सस्ती लेबर मिलती थी और यहाँ पे स्कूल को ये फ़ायदा होता था, वो कुछ ना कुछ खुद कमीशन रख के बच्चों के हाथ में भी कुछ ना कुछ दे देते थे। अगर हम इस तरह के सिस्टम को इन प्लेस कर लें, तो इसमें एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे हैं, उनको हम लाजमन कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें थे जिसमें वो स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कोई चीज़ बनाएं, तो आपकी यूनिवर्सिटी और आपका इनिशियल लेवल के 2 टीम यूनिट बन गए। एक तो ये है, या फिर ये है कि आपके जो हाई स्कूल के जो सीनियर्स हैं उनको जूनियर स्कूल के साथ जो है ना उनकी पेयरिंग करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और हो सकता है, जैसे हम स्कूल्स में अक्सर सेल एंड बेक एंड सेल करते हैं और हम वो पैसे चैरिटी कर देते हैं। हम छोटे लेवल पे अपने बच्चों को, जो गरीब तबका है जहाँ पर पैसे की कमी है, हम उनको बता सकते हैं कि बेटा सैंडविच बनाइए, अम्मा से समोसे बनवाइए, घर के बाहर ही आप अम्मा से तलवा के सेल आउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चार्ट बनाएं, हाँ, और इसको आप 10 नंबर है, 15 इसको आप रखें नंबर के स्कूल के साथ कि आपका वो बच्चा जो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएं। जैसे हम कहते हैं कि हाफिज़ बच्चे को हम 20, तो वो तो आपका एक 9th-10th में जाके होगा ना, ड्यूरिंग द स्कूल। अगर हम ये 10 नंबर स्पेशली छुट्टियों में, समर वेकेशंस में, फिर 14 अगस्त आ गया, और आप देख लीजिए समर वेकेशन का काम बच्चे सफ़े काले करके ले आते हैं, देखने का भी ज़हमत गवारा नहीं करता। 14 अगस्त में हम देखते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्यों ना हम अपने बच्चे को खुद पीछे भेजें मार्केट में, वो वहाँ से चीज़ खरीदें। शबाना, हम अपने बच्चों को, बड़े जो सीनियर बच्चों को, उनको छोटे बच्चों के ट्यूशंस पे क्यों नहीं बिल्कुल लगा सकते हैं, दे आर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जो भी बच्चों को डिटेंशन देती थी, वो शुरू में होता था डिटेंशन रूम में बच्चे जाके वहाँ पे मजीद शरारत कराते थे, तो वो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया कि उनको अपने जूनियर स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाने को दे देती थी और उनको बता भी लेती थी ये वर्कशीट ले जाओ और जाके उनसे करा। देखा जाए तो हमारा करिकुलम बिल्ड तो इसी के ऊपर किया गया, उसमें तर्जुमा कुरान, अब तो खैर माशाल्लाह तर्जुमा कुरान को गवर्नमेंट ने अलग से जगह दे दी, लेकिन इससे पहले तर्जुमा कुरान का भी हिस्सा था, हिफ्स का भी था। आपको याद है हमारे हिफ्स के हमेशा नंबर होते थे। लेकिन अगेन वही बात है कि इन सब चीज़ों को सिर्फ खाना पूरी के लिए लिया जाता है, अदरवाइज जितना हमारे पास टाइम होता है, खसूसन अर्ली ईयर्स में, जूनियर स्कूल में, उसमें तो मेरा ये ख्याल है कि ग्रेड 5-6 तक बच्चे को आखिरी 2 पारे हिफ्स हो जाने चाहिए। मतलब मैं एक वो बच्चा ज़हन में रख रही हूँ
जिसने वो स्कूल पास करके निकलना और यूनिवर्सिटी में उसको टाइम नहीं मिल रहा, आगे उसको कुछ ना हिफ्स करने का टाइम मिलेगा ना तजवीद पढ़ने का टाइम मिलेगा। उसकी तजवीद परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट बैर मिनिमम तो हो ना, जिस तरह वो सही कुरान पढ़ सके। उसके आखिरी 2 पारों का हिफ्स होना चाहिए और उसको तर्जुमा कुरान जो है ना वो इतना आना चाहिए कि एटलीस्ट ही कैन मेक आउट व्हाट अल्लाह इज सेइंग बाय जस्ट लिसनिंग टू द तिलावत। और इफ ही कैन डेवलप दिस मच अरबी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स तो मेरा ख्याल है हदीस भी वो खुद ही कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मामले में ना लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था ज़ियाउल हक के ऊपर, जब उन्होंने अरबी कंपलसरी कर दी थी, तो लोगों ने कहा था कि इतना बच्चे पे बर्डनाइज करे, जैसे अभी इस्लामिक के अंदर भी कुरान के ऊपर आया था, तो यहाँ पे तब भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि क्यों कर रहे हैं जी, बच्चा दुनियावी में कब पढ़ेगा तो दीनी पढ़ता रहेगा। थिंग इज़ दैट ये भी एक लैंग्वेज ही है, सिर्फ कुरान ज़ुबान है एक, आप अरबी आ जाएगी ना आपको तो आप सब सीख जाएंगे, आप तर्जुमा भी पढ़ जाएंगे, 2 सुपारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर जाएंगे, हदीस समझना, तिलावत सुनते सुनते सब समझ जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग के अरबी को पार्ट बना लिया जाए। आप अरबी सिखाएं, इस्लामियत सीख जाएगा, दीन सीखता जाएगा बच्चा। लेकिन हम अभी स्कूल में, अभी अगर आप स्कूल में देखें आफ्टर SNC, अगर प्री स्कूल में देखा जाए तो हमारा बच्चा 11 बजे फ्री हो जाता है और 11 बजे तक नर्सरी और KG में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी छोटी सूरतें दी होती हैं। क्लास 1 से 3 तक अकॉर्डिंग टू SNC इस वक्त 2 सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो गए, SST और साइंस। इसका मतलब है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 या 2 पीरियड स्पेयर हो रहे हैं, बिकॉज उनके भी नंबर होते हैं, पर वीक हमने साइंस कितनी दफ़ा पढ़नी है और SST कितनी दफ़ा, वो नंबर कम हो गया। वो टाइम हम उस वक्त दे सकते हैं अपने बच्चों को मेमोराइजेशन के लिए, और बेस्ट टाइम हो सकता है कि फ़र्स्ट पीरियड रखा जाए जब आपका बच्चा फ्रेश है। हाँ, तो उसमें कुरान और मैथ्स हम कहते हैं कि ये दोनों फर्स्ट पीरियड जहाँ बच्चा फ्रेश बैठा हुआ है और वो फ़ौरन लर्न कर लेगा, और कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते, मोस्टली उनको लगता है कि बर्डन है। कुछ पेरेंट्स, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि वो कोई उसमें प्रॉब्लम है तो वो हम अलग क्लासरूम्स कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे करते हैं टीचर्स काम तो दे देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो काम पेरेंट्स पे आ जाता है, उससे पेरेंट्स तंग पड़ेंगे। अब देखिए इस वक्त अच्छे स्कूल्स अपने कम से कम इश्तहारों में तो दावा यही करते हैं हम होमवर्क नहीं देंगे, और अगेन होमवर्क आप कैसे देंगे, आपके पास निज़ाम नहीं है देने के लिए, और हर पेरेंट ना तो फारिग है और ना ही इतना पढ़ा लिखा है। तो आपको सम हाउ वन वे और दी अदर आप अपने नॉर्मल स्कूल टाइम के अंदर 1 घंटा 15 मिनट आधा घंटा जितना भी आपने पढ़ाना है पढ़ाएं, लेकिन जो काम कराना है स्कूल से करा के भेजें, फिर पेरेंट्स का भी एतराज़ नहीं। बिल्कुल, जैसे IB आ रहा है, IB भी यही सेम पैटर्न पे चल रहा है कि जिसमें सारा काम वो स्कूल में कराता है। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी जूस की 2 आपको। एक तो जूस के यहाँ जो बच्चा पलता है ना उनका, वो अपने 6 साल तक के बच्चे को 3 ज़ुबानें सिखा लेते हैं, इब्रानी भी, अंग्रेज़ी भी, अरबी भी और एक और ज़ुबान भी सिखाते हैं, मिनिमम 3 सिखाते हैं। लेकिन लाजमन की कॉपियों पेंसिलों पे नहीं करवाते, लेकिन उनके बच्चों की अबूर बहुत होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सिखाते हैं। दूसरी चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही थी हमारी, जूस के बच्चे ने अगर बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है, दे हैव टू ब्रिंग a business plan that is going to earn them $10,000 per month. Yes. If they can defend that plan, तो वो उसे स्कूल में एडमिशन देंगे और वो थ्रू आउट 4 years अपनी उसी प्लान पे काम करेगा। Working on the same plan. Exactly. And he will be acquiring necessary skills, information. Exactly. And everything will be totally integrated. Exactly. And there will be a superb result. So this is what we have to do. Definitely हम एकदम इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकते, बट वी कैन पुट अ स्मॉल पीरियड इनटू आवर रियल टाइम एजुकेशन, कि जिसमें हम एक ऐसा बना लें सिस्टम, जैसे अब इंटीग्रेटेड स्टडीज़ ना आपका टाइम बहुत सेव करती है। अगर हम इंटीग्रेटेड पे इमीडिएट नहीं आ सकते, डेफिनेटली मुश्किल काम है। तो आप एक ऐसा टाइम फ्रेम बीच में निकालें, जैसे आप ये कह रही हैं कि हमारे पास बच्चे के लिए थोड़ा टाइम बीच में होता है, 1 घंटा। अगर ये 1 घंटा या आधा घंटा भी हम मैनेज करते हैं और उसमें इस तरह से ट्रेन करते हैं बच्चा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे बच्चे को कोई भी इशू होगा। मेरी बात सुने, आपकी जो इस वक्त पाकिस्तान में एकेडमीज़ ने रिजल्ट दिए हैं, और जो फास्ट ट्रैक कोर्सेज के साथ समटाइम 3 महीने में कवर कराते हैं, 2 साल के सिलेबस समटाइम 6 मंथ्स में कराते हैं, और
और इसका मतलब ये कि हमारी प्लानिंग, वही कहते हैं वर्किंग स्मार्ट नहीं है, हमारी हार्ड है। हाँ जी। तो हम उसके अंदर से अपने टाइम निकालना, और ये भी आपकी वफा बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि हम एकदम बहुत बड़े चैलेंजेस जो है ना पूरी टोटल रिवर्जन नहीं ला सकते, हमें इसके साथ हेयर एंड देन देयर कुछ ना कुछ एनरिचमेंट करनी होगी, और उसके साथ हम जो है ना वो उसको करें। और उसके साथ जो अभी हमने डिस्कस किया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमारा टीचर जो है वो दर हकीकत हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें असल मेहनत अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग पर करनी है, और इसके सिस्टम में मैं इस वक्त जो दुनिया में लेटेस्ट, जिनको हम मॉडर्न स्कूल एजुकेशनल सिस्टम बोलते हैं, जो कि इस वक्त स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, फिनलैंड में, नीदरलैंड में और नॉर्वे वगैरह में, मैं उसकी 2-3 बातें सामने लाऊंगी जो मेरे रिसर्च के नतीजे में है कि 1100 घंटे की जो लर्निंग है उसको उन्होंने अपनी इंटीग्रेटेड स्टाइल के साथ और स्टूडेंट फोकस लर्निंग के साथ 600 घंटे के ऊपर लाए हैं। ठीक। दूसरी बात है, दो उनका टीचर क्लास में पैसिव होता है, उनका बेसिकली स्टूडेंट एक्टिव होता है, येट उनकी हम सबको पता है कि फिनलैंड में जो टीचर्स का जो टीचर बनने का क्राइटेरिया वो बहुत टफ है। ठीक है, डॉक्टर बनना आसान है, टीचर बनना मुश्किल है। और हमारे यहाँ आपको पता है जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। आई एग्री, ये हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट और यही वजह है कि वो टीचर भी जाके शिकायतें करता रहता है और स्टूडेंट भी शिकायतें करता रहता है, और टीचर भी कहता है किस दिन मेरी इससे जान छूटे, और स्टूडेंट भी कहता है किस दिन इस टीचर से जान छूटे। तो बात है कि बोथ आर नॉट डूइंग देयर जॉब। तो हमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की समझ आ रही है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि मैं और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने बच्चों के लिए हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकें कि हम दूसरों को दिखा सकें कि इस मॉडल पर काम किया जा सकता है। लेकिन वी नीड टू बी रेडी इन द बिगिनिंग फॉर वर्किंग डबली, क्योंकि इन द बिगिनिंग हम कुछ भी वो नहीं कर सकेंगे, ना पेरेंट्स नंबर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, ना किसी और चीज़ पर, और ना ही पेरेंट्स एक्स्ट्रा होमवर्क करने देंगे, जैसे कि हमने बताया। तो हमें ये सब चीज़ें विद इन दी प्रेमिसेस हमें मुमकिन बना के दिखाएं। देखिए, हम इस पे काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो ये हैमरिंग हो रही है। किस पे हैमरिंग हो रही है? सोसाइटी पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे वो लोग जो रियल टाइम बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारा पेरेंट चाहता है कि हफ्ते को भी छुट्टी ना हो, दे थिंक कि अगर सुबह 7 बजे से बच्चा 3 बजे तक पढ़ रहा है तो वो असल पढ़ाई है। फिनलैंड में स्टडी आवर्स कम है, ब्रेक ज़्यादा है, तो बच्चा जब रिलैक्स है तो वो अपने टारगेट्स को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा आसानी से अचीव कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। तो अगर हमने किसी को रिज़ल्ट्स में फॉलो करना है तो डेफिनेटली हमें उनका वो पाथ देखना है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। अंदर न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, yes. वो अपने बच्चों को सुलाते भी हैं, yes. ताकि अगेन उन्होंने ये वाली जिम्मेदारी जो घर वालों की थी ये भी अपने सर पे ले ली, क्योंकि उनको अभी लंच को हम डिस्करेज करते हैं कि ठीक है आपने बाहर से कुछ नहीं खाना जंक फूड, लेकिन हम उस तरह इनकरेज भी नहीं करते कि अगर हमारा नॉर्मल एक पराठा रोटी है जिसको हम रोल बना के दे दें तो बहुत बच्चे लेकर जाना पसंद नहीं करते। और फिर वो स्टूडेंट्स में जब आप क्लासरूम में अच्छा पराठा देख रहे हैं और वो दूसरे शक्ल बना रहे हैं और टीचर का कोई उसमें रोल नहीं है, वी शुड इनकरेज होममेड फूड, वी शुड इनकरेज न्यू आइडियाज़ and made by students as well. You have to wake up early, अम्मा के साथ ज़रा नमाज़ पढ़ ली, अब अपना होमवर्क जो है लंच बनाइए और घर जाके सो जाइए कि अलग उसको रेस्ट कीजिए, यू कैन हैव एडिटिंग। तो आप इसको मैनेज करिए और चीज़ें बेहतर होंगी। ये चीज़ एक शेम की वजह भी नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। मेरा बेटा स्कूल था तो आई यूज टू गिव हिम होममेड लंच, तो उसके ना फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम गरीब हो एंड ये। तो मैंने ना उसे एक बात समझाई, मैंने कहा बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसकी मदर उसको सुबह खुद स्कूल छोड़ने आती है? कहते हैं किसी की नहीं आती, सब ड्राइवर्स के साथ आती हैं। तो मैंने कहा किसकी मदर उसके लिए खुद लंच बनाती है? कहता है मामा कोई भी नहीं, सबको तो पैसे देते हैं, वो खुद ही लेकर आते हैं। तो मैंने कहा तुम जाके उन्हें कहना कि तुम्हारी मामा जो है ना मेरी मामा की तरह तुम्हारे से प्यार नहीं करती है, अगर करेंगी तो तुम्हारे लिए उठेंगी। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा ज़्यादा बना के भेजे चीज़ें कि तुम अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। तो उसके फ्रेंड्स ने घर जाके कहा कि इस तरह उसकी ना मामा खुद बना के देती हैं, आप तो हमें पूछती भी नहीं है। तो बच्चों की मदर्स की ना कॉल है कि आप क्या बना के भेजती हैं, कैसे भेजती हैं, हमें बता दें तो हम भी वैसे करें। तो बता आप अपने बच्चे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, होते नहीं है ऑब्वियसली पीयर प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात के साथ मैं सेनेटर सिराजुल हक की बात करूंगी। आपको पता है वो जो टेढ़ी टोपी पहनते हैं और उन्होंने वो बड़े फख्र से सुनाते हैं, बड़ा खूबसूरत बात है।
और वो कहते हैं कि मेरे जूते फटे हुए थे और मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था, तो अम्मा ने क्या किया, मेरी टोपी टेढ़ी कर दी और कहा देखो अब लोग तुम्हारे जूतों की तरफ फोकस ऊपर होगा। तो बात ये कि अगेन यहाँ पे मदर का किरदार। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि ये मौजू इतना अहम है और इतना वसी है कि ये स्मॉल टाइम जो है इसके लिए काफ़ी नहीं था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मैं इसके अंदर से कुछ फोकस पॉइंट्स निकालूंगी जिस पर हम अलग अलग से बात करेंगे। हमारा इंशाअल्लाह आने वाले काम का जो है वो क्या है कि हमें एक मॉडल तैयार करना है और जब हम वो मॉडल तैयार करके कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी टीम असेंबल करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग हमसे आइडिया भी लेंगे। तबारकल्लाहु फीकुम, थैंक यू वेरी मच। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।